नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक पृथ्वी चंपा सबों का स्वागत करता हूं। बड़े बड़े अक्षरों में और बड़े बड़े अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि नियुक्ति पत्र मिलेगा, मतलब क्या होगा? विशिष्ट शिक्षकों का नई शुरुआत होगी क्या? 8 10 20 वर्षों की सेवा शून्य कर दी जाएगी विभाग के द्वारा? क्या कालबद्ध प्रोन्नति शब्द समाप्त करना था और विशिष्ट शिक्षक तो एक बहाना था? साथ में हम ये देखेंगे कि हम चले थे कहाँ से, समान काम समान वेतन से चले थे और आज नई नियुक्ति की ओर अग्रसर हैं क्या? ग्रेचुटी, प्रमोशन, कालबद्ध जो प्रोन्नति होती है, ये सब क्या हुआ? क्या कोर्ट से राहत संभव है? और कोर्ट में शपथ देने के बावजूद भी विभाग ट्रांसफर पर अडिग क्यों? क्या हम यहाँ तक पहुँच गए कि विभाग से मांग कर रहे हैं कि पंचायत प्रखंड यानी अनुमंडल के ऑप्शन को प्रखंड और पंचायत में तब्दील करा रहे हैं, जहाँ से चले थे कि समान कम समान वेतन के लिए? तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यकर्मी। राज्यकर्मी का जो एक हमारे जहन में था, जो सपनों में था कि हमें राज्यकर्मी मिलेगा, पहले हम सोचते थे कि 9300 वाला स्केल मिलेगा, जो समान काम समान वेतन से हम चले थे, वो लेने से हम गए। हम हड़ताल किए, जहाँ तक 2015 में जो सफलता मिली वहाँ तक पहुँचे, लेकिन 9300 का स्केल नहीं मिला। राज्यकर्मी की जहाँ तक की बात है तो हमें सरकार आज भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं मानती है। राज्यकर्मी के लिए उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे। अब कह रही है सरकार और विभाग कह रही है कि हम नियुक्ति पत्र देंगे, यानी 1,87,000 जो प्रथम चरण में जो पास है सक्षमता फर्स्ट, उनको नियुक्ति पत्र देने की बात चल रही है। तो राज्यकर्मी बनने से जो फायदा होता है, ग्रेच्युटी का लाभ होता, प्रोन्नति का लाभ होता, तो आखिर ये सभी जो फायदे हैं, यह अगर सेवा बची होगी तब तो इसके लाभ मिलेंगे। लेकिन सोचिए उन शिक्षकों के बारे में जिन्होंने अपने जिंदगी के सबसे सुनहरे 8 वर्ष 10 वर्ष या 20 वर्ष शिक्षा विभाग को दिए और उन्हें क्या मिला। जो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो रिटायर्ड हो गए, जिन्हें कुछ नहीं मिला, और बहुत ऐसे हैं जो अभी मतलब रिटायरमेंट के कगार पे हैं। बहुत ऐसे साथी हैं जिन्होंने 8 10 20 वर्ष की सेवा देने के पश्चात भी ना इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति मिली और ना ही किसी तरह का प्रमोशन मिला। जैसे स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होना था, नहीं मिला। कालबद्ध प्रोन्नति की बातचीत हो रही थी जो 12 वर्ष के बाद, ये भी नहीं मिला। दूसरी बात कि हमारे अगर पुराने शिक्षकों को देखा जाए तो उनकी प्रोन्नति मैट्रिक स्तर पर जो बहाल होते थे, मैट्रिक प्रशिक्षित का उनको वेतनमान मिलता था। फिर उसके बाद ग्रेजुएट यानी स्नातक प्रशिक्षित का वेतनमान मिलता था। फिर वे प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोट होते थे। साथ ही रिटायरमेंट के समय यानी पहले तो 5 साल के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ था, 5 साल के बाद ही। और रिटायरमेंट के समय बहुत सारी जो लाभ है उनको मिला करती थी। ईएल का लाभ तो मिलता ही है। लेकिन आखिर नियोजित रहते हुए हमारे बिहार के जो 3.5 लाख शिक्षक थे, उन्होंने क्या पाया? आज उनमें से बहुत सारे बीपीएससी चले गए, बहुत सारे प्रधान शिक्षक बन गए और बहुत सारे नियोजित शिक्षक बने हुए हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं किए, और उनमें से अधिकतर 1,87,000 सक्षमता 1 उत्तीर्ण हो चुके हैं। साथ ही और भी कुछ शिक्षक जो 85,000 के करीब सक्षमता 2 भी परीक्षा दे चुके हैं। तो ये 8 10 और 20 वर्षों की सेवा देने के उपरांत भी ये विशिष्ट शिक्षक बनाना, तो मुझे लगता है कि एक बहाना था। वास्तव में इन्हें नई नियुक्ति करना था, चूँकि इनका पेमेंट फिर आगे बढ़े नहीं। जो 8वां वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, चूँकि हमारी जो केंद्र सरकार है उसने तो वेतन आयोग को ही समाप्त कर दिया। एक तरह से आपका जो इंडेक्स है उसी के हिसाब से वो पेमेंट करेगी, उसी के हिसाब से वो बढ़ाएगी। लेकिन जो हमारे शिक्षकों को मिलना था वाजिब हक, वो मिला नहीं। और आज स्थिति ये है कि हम कह रहे हैं कि हमें पंचायत और प्रखंड में स्थानांतरण के लिए बातचीत चल रही है, गुहार लगा रहे हैं। तो जो वास्तव में जो प्रोन्नति होना था, इस सभी प्रोन्नति से वंचित हो गए। नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कुछ और है, नोटिफिकेशन में कुछ और है, यानी सूचना कुछ और लाते हैं और नोटिफिकेशन कुछ और लाते हैं एग्जाम का, और सॉफ्टवेयर में कुछ और चीज़ देते हैं। साथ में हमारे एक मित्र के द्वारा आज मोहन कुमार जी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने एक ऐसा जिला यानी कोई अरवल जिला शायद सेलेक्ट किया था और उनका दरभंगा या कहीं और दूसरा ही जिला का सब पंचायत का ऑप्शन चुना हुआ है, ऑटोमेटिकली चुना गया है, जो बिल्कुल ये इस शिक्षा कोर्स की नाकामी है। अब बात कर लेते हैं कि
हम चले थे समान काम समान वेतन के लिए। अगर वास्तव में नई नियुक्ति की ओर अग्रसर है, यानी हमें नई नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो क्या ये सरकार जो हलफनामा दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो आखिर क्या उसका उल्लंघन नहीं कर रही है, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि नियोजित चाहें तो नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं, वे चाहें तो विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं, चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं, जबकि विभाग अपनी ही बातों को, अपने हलफनामा को नहीं मान रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या तो ये हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाए, फिर उसके बाद कोर्ट के शरण में जाए। ये भी हो सकता है कि अभी बहुत सारे संगठनों के द्वारा ये कोर्ट में केस जा चुका है, तो कोर्ट में जो केस गया है तो उस पर तो 100% है कि कोर्ट से आपको राहत संभव है, कोर्ट से ही राहत मिलेगी। तो हम चले थे कहाँ से और पहुँच गए कहाँ पे। याद होगा कि जो पुरानी जो नियमावली थी उसमें 1 to 5 के शिक्षकों का जो प्रमोशन हो रहा था, 50% उसमें लिखा हुआ था कि आपकी प्रोन्नति के करके 6 to 8 में भेजा जाएगा 50% सीट पे, और 50% जो होगी वह सीधी आपकी फिर बहाली होगी, जो भी नियुक्ति होगी। तो विभाग अपने ही जो बनाए गए नीति है, जो उनकी अधिसूचना है, उनको तोड़ते मरोड़ते हुए आज विशिष्ट शिक्षक नियमावली तक पहुंच चुकी है। जो 2020 में जो नियमावली आई उससे भी आगे तक पहुंच चुकी है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के रूप में। बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती है, बल्कि बात अब यहाँ तक आ रही है कि जब विशिष्ट शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों के साथ किस तरह का बिहेव किया जाएगा, क्या होगा। चूंकि बीच में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि नियोजित शिक्षकों के संबंध में एक आया था मैटर कि नियोजन इकाइयों से रुपयों की वापसी की बात चल रही थी कि जिस नियोजन इकाई में है उसको फिर वापस करना था, रिटर्न करना था। तो भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सरकार और विभाग की जो नीति है वह कुछ और है, अलग ही है। तो मेरा जहां तक की मानना है कि विशिष्ट शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग तो एक बहाना था, वास्तव में नियोजित शिक्षकों को जिला बदर कीजिए, अनुमंडल बदर कीजिए, अपने जगह से इनका जगह छोड़ाइए। दूसरी बात कि इनकी जो प्रोन्नति है, इन प्रोन्नति में बाधक पहुंचाना था। क्योंकि प्रोन्नति में जो बाधक इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि हमारे जो शिक्षक है वे विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। तो जब मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम क्या देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। अब सोचिए जब वो नियुक्ति पत्र देंगे तो हमारे शिक्षक तो नई श्रेणी से फिर यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक में 0 से शुरू करना शुरू करेंगे, जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा गया है कि आपकी वरीयता, लेकिन ये वरीयता के संबंध में लिखी गई है कि आपकी वरीयता जो नियोजित शिक्षक के रूप में जो ट्रेंड पे स्केल डेट है, एंड जिस दिन आपने प्रशिक्षित वेतन मान लिया है उस तिथि से आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे ये और भी इसमें त्रुटि आ जाएगा छठे चरण के बहाल शिक्षकों के साथ, क्योंकि उनको जो पेमेंट दिया गया वह 2 साल तक उनको ग्रेड पे से वंचित रखा गया। तो प्रशिक्षित वेतनमान का पेमेंट, जबकि वे पूर्व से ही प्रशिक्षित बहाल हुए हैं, लेकिन ग्रेड पे नहीं दिया गया उन्हें आपको 2 साल के बाद ग्रेड पे दिया गया। जबकि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है वे, उनके लिए भी 25, 28, 31, 32 फिक्स किया गया। यानी किसी भी शिक्षकों को किसी एक लेवल में, या यूं कहें कि जो स्केल होता है उस स्केल में नहीं रखा गया। जो एक राजकर्मी का जो स्केल होता है उस स्केल में ना ही विशिष्ट को रखा गया, ना ही बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को रखा गया, नहीं बीपीएससी एचएम हेडमास्टर या हेड टीचर को रखा गया। यानी राजकर्मी का जो स्केल होता है उस स्केल में तो कोई भी शामिल नहीं है। अलग अलग ये निर्धारण किया गया, एक नया कैडर बनाया गया। और जहां तक कि मैंने कहा था कि डाइंग कैडर की बात, तो जो नियमित जो पहले बहाली थी, नियमित शिक्षकों का जो कैडर था उसको डाइंग कैडर बना दिया गया। और जो अभी बहुत सारे नेताजी लोग या बहुत सारे पत्रकार, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों में अधिकतर चूँकि अपने घर के बगल में पोस्टिंग है उनका, इसलिए अपने गृह का कार्य करते हैं। तो मैं बता दूं श्रीमान कि हो सकता है कि 30% ऐसे हों जो अपने घर के या गृह के कार्यों में ज़्यादा या खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि लेते हों, लेकिन 70% ऐसे भी शिक्षक हैं जो विद्यालय कार्य में सबसे अधिक रुचि लेते रहे हैं।
तो क्या वास्तव में हमारे विशिष्ट शिक्षक योगदान करेंगे, नई नियुक्ति लेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा जोखिम कोई भी उठाएगा। अगर नई नियुक्ति देने की बात होती है तो सबको इस कोर्ट के शरण में जाएगा, क्योंकि नई नियुक्ति सबसे बड़ा बाधक होगी आपके कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। क्योंकि बाद में कोर्ट में भी जाइएगा तो फिर नई नियुक्ति लेकर के फ्रेश बहाली के रूप में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे सभी शिक्षकों को सोचना है। तो सोचिए आप जरा कि चले थे समान काम समान वेतन से लेने के लिए और पहुंच गए नई नियुक्ति, नई नियुक्ति पत्र लेने तक पहुंच गए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।